हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूजन आईएएस। आज से हम लोग 78th बीपीएससी मेंस की करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये फ्री कोर्स होगा और जितने भी वीडियोस आएंगे यूट्यूब पर ही आएंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक होगा हमारा 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया और एक क्वाड समिट 2024। लेट्स स्टार्ट विथ हर फर्स्ट टॉपिक 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अभी ये 2024 में इसका 10 साल हो गया है मेक इन इंडिया का। तो अब इसमें अचीवमेंट से सब गवर्नमेंट ये सब बता रही थी। तो इसी कंटेक्स्ट में मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो देखते हैं इसमें कि इसके मेक इन इंडिया क्या था और फिर इसमें सेक्टर्स क्या क्या थे और फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या था और कितना अचीवमेंट है, क्रिटिसिज्म क्या है, ये सब देखेंगे। तो देखिए इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 25 2014 को। तो अभी ये 10 ईयर हो गया है। और मेक इन इंडिया के बारे में जानते हैं। तो मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो पहला पर्पस था कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारा जो है उतना स्ट्रांग नहीं है इंडिया में। सर्विसेज हमारा स्ट्रांग है और एग्रीकल्चर में क्या है कि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब कि आउटपुट कम है और एम्प्लॉयमेंट इसमें ज़्यादा है। तो ज़्यादा लोग इसमें 46% अराउंड 46 to 45% अराउंड लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, लेकिन आउटपुट इसका बहुत कम है जीडीपी में। और सर्विसेज में क्या है कि इसका आउटपुट ज़्यादा है लेकिन लोग कम है। तो दिक्कत यहाँ पे यही है कि एम्प्लॉयमेंट का इशू है इंडिया में। और एम्प्लॉयमेंट कौन देगा मास लेवल पे? मैन्युफैक्चरिंग ही दे सकता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था, इसलिए मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया। तो इसका मेन यही था कि स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया जाए और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए, फिर एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए और इन्वेस्टमेंट लाया जाए। यही सब करना था। अब की सेक्टर्स देखते हैं मेक इन इंडिया में। तो की सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी था और सर्विसेज सेक्टर्स में भी था। तो इसमें 27 सेक्टर्स है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जैसे एरोस्पेस था, डिफेंस था, ऑटोमोटिव, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब था। और ये आप पढ़ लोगे, फूड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरीज, तो ये सब पूरा ये तो आप बता ही दोगे। फिर सर्विसेज सेक्टर्स में आईटी इनेबल्ड जो भी सर्विसेज है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर टूरिज्म से रिलेटेड और हॉस्पिटैलिटी। फिर मेडिकल टूरिज्म एक होता है कि लोग आते हैं यूएस से यहाँ पे इलाज कराने इंडिया में, तो वो भी इंक्लूडेड है। फिर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज, अकाउंटिंग, फाइनेंस सर्विसेज। तो इसके अराउंड जो भी मैन्युफैक्चरिंग से या फिर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो सकता है वो सब करना है हमें मेक इन इंडिया के अंदर। अब पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया क्या है? तो पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया में 4 पिलर है। एक तो है न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स और न्यू माइंडसेट। द न्यू प्रोसेसेस में क्या कर रहे थे हम लोग कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आइडेंटिफाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम था कि यहाँ पे बिजनेस को कंस्ट्रेंट हो रहा है, मतलब कि बिजनेस सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर सेटअप हो गया तो कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, ये सब दिक्कत होता था। तो ईज ऑफ डूइंग पे फोकस किया हम लोग। तो इसके लिए बहुत सारा मेजर्स लिया गया। आप देखते होगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक वर्ल्ड बैंक निकालता था पहले, अब तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया उस रिपोर्ट को, लेकिन उसमें हमारा रैंकिंग लगातार इंप्रूव हो रहा था। तो इसमें यही करना था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना था और ऐसा कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि स्टार्टअप्स फ्लरिश कर सके और एंटरप्राइज जैसा बढ़ सके, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो, बिजनेस सेट हो और बिजनेस अच्छे से चले, बस यही। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को इम्प्रूव करना था। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारा स्टेप लिए हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप कर रहे हैं, अभी ये बहुत सालों से चल रहा है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ये सब बना रही गवर्नमेंट, तो ये सब है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर का इशू जो होते रहता है कि कॉपीराइट इशू या फिर आईपीआर जो है उसके लिए कि आईपीआर प्रोटेक्शन हो, तो उसमें ये सब है। फिर इनोवेशन एंड रिसर्च फ्लरिश हो, तो ये करना था हमें। फिर और इसमें क्या है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन, मतलब 5G 6G हम लोग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब आप लिख सकते हो कि क्या क्या करना था हमें, कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर आप स्मार्ट सिटीज़ का भी मेंशन कर सकते हो, फिर हाई स्पीड कम्युनिकेशन, फिर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो भी नया नया आ रहा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बहुत सारा, मतलब एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं। तो जो भी आपके मन में पहले एग्जाम नोट्स बना लेना, नोट्स में आपको जितना याद रहे, वहाँ पे जितना प्रोड्यूस कर सको एग्जाम में उतना आप लिख लेना। और फिर वहाँ पे एग्जाम में बहुत कुछ आता ही है याद, तो जो याद आए वहाँ पे भी लिख देना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा है। फिर न्यू सेक्टर्स में जैसे कि एफडीआई हमको प्रमोट करना था। फिर न्यू सेक्टर्स कहने का मतलब जैसे आप बहुत सारे सेक्टर्स में हमारा कुछ हो नहीं रहा था ऐसे ही, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन हम लोग बहुत मतलब स्मॉल लेवल पे कर रहे थे, तो डिफेंस प्रोडक्शन था। फिर हमारा इंश्योरेंस सेक्टर उतना डेवलप नहीं था, तो इंश्योरेंस सेक्टर हम लोग उसको डेवलप करना चाह रहे हैं। अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर उतना डेवलप नहीं है लेकिन उसको डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है।
फिर मेडिकल डिवाइसेस, कंस्ट्रक्शन और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते ही हो कि काफ़ी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, तो उसको रिनोवेट करना है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाना है, तो उसके लिए भी है। फिर न्यू माइंडसेट चाहिए हमको, ठीक है। ये तो हो गया कि न्यू प्रोसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा दिए, फिर सेक्टर भी आप एक्सपैंड कर रहे हो, जो भी सेक्टर लैगिंग था उसको भी बढ़ा रहे हो, लेकिन माइंडसेट भी तो चाहिए, तो ये भी था। तो ये 4 पिलर हुआ मेक इन इंडिया का। माइंडसेट में यही आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेटर का रोल करेगी, प्ले करेगी रेदर देन रेगुलेटर। जैसे पहले क्या होता था, लाइसेंस राज ये सब सिस्टम में क्या होता था कि गवर्नमेंट इवन प्रोडक्शन का भी यूनिट सेट करती थी कि आपको इतना ही प्रोड्यूस करना है, इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। उस पर भी 1400 अगर बोल दिया गवर्नमेंट, तो 1400 भी ही आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। फिर उसके बाद 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, फिर उसके बाद भी गवर्नमेंट रेगुलेटर बहुत सारे सेक्टर में कर रही थी। तो अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो जो सेक्टर में पीएसयूज जो है गवर्नमेंट का है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको सेल कर दे रही है, या फिर गवर्नमेंट उसका कुछ स्टेक बेच दे रही है, ताकि प्राइवेट सेक्टर का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले और प्रॉफिटेबल हो। मतलब फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना है। गवर्नमेंट बिजनेस ना करे, गवर्नमेंट बिजनेस को फैसिलिटेट करे कि कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो वो बिजनेस आराम से कर सके, उसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आइडिया है न्यू माइंडसेट में। फिर मेजर इनिशिएटिव्स अंडर मेक इन इंडिया देख लेते हैं, और ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी जो न्यूज़ में है ना, उसको तो सबसे पहले मेंशन करना होता है। जैसे कि पीएलआई स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो पीएलआई स्कीम के अराउंड आपको मेंशन करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो भी है उसके अंडर, मतलब ब्रीफ में आप मेंशन कर दो, क्योंकि ज़्यादा तो लिख नहीं पाओगे, इतना जितना लिखा हुआ है इस नोट्स में उतना तो आप लिख नहीं पाओगे। तो जो भी हाईलाइटेड है वो आप लिख सकते हो। जैसे 2024 में दीज स्कीम्स हैव अप्रूव्ड 755 एप्लीकेशंस लीडिंग टू 1.23 लाख करोड़ इन इन्वेस्टमेंट और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर अराउंड 8 लाख इंडिविजुअल्स। तो ये मेंशन कर दो। फिर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट, तो आप ये जान ही रहे हो कि 76,000 करोड़ का जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है, और उसके अंडर क्या किया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर कंपनीज को, मतलब इंडिजिनस सेमीकंडक्टर एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है इंडिया में, ताकि इंडिया में ही सेमीकंडक्टर चिप्स ये सब का प्रोडक्शन हो सके। अभी क्या है कि अभी हमको यूएस से इंपोर्ट करना पड़ता है, ताइवान से इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब हम लोग डिपेंडेंट है, और सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। अभी तो जितना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है सब में सेमीकंडक्टर यूज होता ही है, हर छोटा चिप सेमीकंडक्टर है। तो जितना भी आपको आने वाला फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जैसे चैट जीपीटी है, ये भी सेमीकंडक्टर का उसमें बहुत ज़्यादा यूज है, आपको बैकएंड में बहुत ज़्यादा उसमें यूज हो रहा है। तो उस अगर हमको एआई बनाना है इंडिया के लिए, तो उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होगा, तो उसके लिए हमको चिप्स चाहिए होगा बहुत सारा। तो चिप्स के लिए क्या, अगर आप यूएस पे डिपेंड रहोगे, या फिर चाइना पे डिपेंड रहोगे, या फिर ताइवान, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री पे डिपेंड रहोगे, और वो आगे चल के मना कर दे आपको चाहिए, लेकिन आगे चल के मना कर दे, या फिर जैसे अभी यूएस क्या किया है, चाइना पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि चाइना यूएस से इंपोर्ट नहीं, सर्टेन ये सर्टेन हाई क्वालिटी जो चिप्स है उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है यूएस चाइना को। तो ऐसा आगे चल के इंडिया के साथ भी कर सकता है वो। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको कि आत्मनिर्भर होना पड़ेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, तो इसलिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट करना है। तो ये आप मेंशन करना जरूरी है, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम मेंशन करना है, और 76,000 करोड़ अभी जो यही है, ठीक है। फिर पीएम गति शक्ति मेंशन करो कि इंट्रोड्यूस्ड इन 2021, और इसमें क्या किया जाता है, ये देखो इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं एक तरह से। क्या करना है पीएम गति शक्ति में कि आप जितना भी प्रोजेक्ट है उसको देखना होता है, मतलब कि सारे मिनिस्ट्री एक साथ आती है इसमें पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पे, और सारे मिनिस्ट्री एक साथ आके वह लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाती है, प्रोजेक्ट का सिंक्रोनाइजेशन करती है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन सही से हो। जैसे पहले क्या होता था कि ये एक डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिल गया, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ, तीसरे डिपार्टमेंट में जाओ, तो ये दिक्कत था। तो पीएम गति शक्ति क्या कर रहा है कि इसी को क्या कर रहा है कि स्पीड अप कर रहा है प्रोसेस को, कि एक ही जगह से मतलब सारे मिनिस्ट्री एक साथ आती है और प्रोजेक्ट का क्लियरेंस तेजी से होता है, और फिर इसमें मतलब इंटीग्रेशन है बेसिकली, इसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, एनर्जी का, कम्युनिकेशन नेटवर्क का, जितने भी मतलब कि पीएम गति शक्ति पोर्टल पे ही है कि सब कुछ इंटीग्रेट कर देना है, एक साथ ले आना है, कि हैफजार्ड नहीं रहे, सेपरेटेड नहीं रहे सब कुछ, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति में अगर कोई प्रोजेक्ट है, रोड बनाना है, ठीक है, तो उसमें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का क्लियरेंस चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल चाहिए, तो सब मिनिस्ट्री एक साथ आएगी और उसको क्लियरेंस देगी, और सारे मिनिस्ट्री एक साथ उस प्रोजेक्ट को देखेगी कि हाँ ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। जैसे पहले अभी भी देखते होगे कि बहुत बार क्या होता है कि रोड बना दिया जाता है, फिर याद आता है कि अच्छा इसके नीचे से तो
टेलीकम्युनिकेशन लाइन ले जाना था, तो फिर रोड को कबाड़ते हैं, फिर टेलीकम्युनिकेशन लाइन ले बिछाते हैं। तो पीएम गति शक्ति के आने से ये होगा कि जो भी करना है एक बार कर लो, क्योंकि सारे मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी करना है आपको ये पीएम गति शक्ति में आप कर लो। तो पीएम गति शक्ति यही करना चाह रहा है, सिंक्रोनाइज करना है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को, कि अगर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क उधर से जा रहा है तो पहले वो बिछा लो, फिर रोड कंस्ट्रक्ट करो। तो ये एक है आइडिया। अब 7 इंजन इसमें पीएम गति शक्ति का क्या है कि रेलवेज, रोड, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। और इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जॉब क्रिएशन होगा, ये सब करना है। फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, तो इसमें आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक्स में क्या है कि इंडिया का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अभी क्या है कि इंडिया का एक्सपेंडिचर 14%, 13 to 14% है ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स में हम लोग इतना खर्च कर रहे हैं, जबकि यूएस का देखा जाए, यूएस का 8 to 9% है और चाइना का अराउंड 10% है। तो वो लोग को क्या हो रहा है, बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग भी क्या करना चाह रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स का थोड़ा खर्चा कम आए, ये सब करना है। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में यही है कि सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स हो और लॉजिस्टिक्स में कंस्ट्रेंट ना हो, ये करना है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन करना है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में और अर्बनाइजेशन में यही है कि स्मार्ट सिटी सेटअप कर रहे हैं, फिर इंडस्ट्रियल हब सेटअप कर रहे हैं। टेक्सटाइल पार्क आप देख रहे हो कि मित्रा स्कीम के अंडर, पीएम मित्रा स्कीम के अंडर टेक्सटाइल पार्क सब सेटअप किया जा रहा है। फिर अभी 12 न्यू प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से सब सेटअप किया जा रहा है ईस्टर्न, और ये सब है। फिर 28,602 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें, और एम यही है कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा है। फिर स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया था 2016 में, स्टार्टअप इंडिया को मतलब स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को सक्सेस भी मिला है कि बाय सितंबर 2024 इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें 148,931 DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स है, और जॉब्स कितना क्रिएट किया, 15.5 लाख। और इसमें एक यूनिकॉर्न भी आप मेंशन कर सकते हो कि इंडिया में कितना यूनिकॉर्न्स है, ठीक है। तो 100+ तो हो ही चुका है, 100+ तो ये 2 साल पहले ही हो चुका था, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। फिर टैक्स रिफॉर्म मेंशन कर सकते हो कि फेसलेस टैक्सेशन सिस्टम ला चुके हैं हम लोग। फिर जीएसटी मेंशन कर सकते हो, ये जुलाई 1, 2017। तो ये सब क्या किया गया कि टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को स्ट्रीमलाइन किया गया। फिर बहुत सारा रिफॉर्म टैक्स में आप मेंशन कर सकते हो कि फेसलेस टैक्सेशन सिस्टम ये सब इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर यूपीआई मेंशन कर सकते हो कि यूपीआई कैसे डिजिटल पेमेंट को रिवोल्यूशनाइज किया है। और अभी क्या रिसेंटली आरबीआई का एक रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि अभी जो इंडिया में पेमेंट हो रहा है उसमें 83% यूपीआई का वॉल्यूम है। तो ये है। फिर ये फिर डेटा आप मेंशन कर सकते हो कि बिटवीन अप्रैल एंड जुलाई 2024 यूपीआई प्रोसेस्ड नियरली 81 लाख करोड़, ठीक है। तो हाईलाइटिंग इट्स रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोइंग कंज्यूमर ट्रस्ट। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो मेंशन कर ही सकते हो कि 142 2014 में था वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, लेकिन 2020 के रिपोर्ट में ये 63 पे पहुंच गए थे हम लोग, तो काफ़ी अच्छा था। फिर रिकॉर्ड एफडीआई टू बूस्ट मेक इन इंडिया, तो हम लोग का एफडीआई बढ़ते जा रहा है। जैसे ये वाला डेटा मेंशन कर सकते हो कि बिटवीन 2014 एंड 2024 इंडिया अट्रैक्टेड $667.41 billion in FDI, with total inflows reaching $70.95 billion in financial year 2023-24। की अचीवमेंट्स, अब देखो की अचीवमेंट्स में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पहले देख लेते हैं। तो इंडिया क्या हुआ है कि 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किए हैं। तो विथ मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन अकाउंटिंग फॉर 43% ऑफ प्रोडक्शन, तो ये हो गया मोबाइल फ़ोन वाला मेंशन कर सकते हो। और फिर और भी जो आइडिया है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को लेकर वो भी मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई है नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और फिर एक और इंडस्ट्री है, टॉय इंडस्ट्री में हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आए हैं, मतलब पिछले ये 2-3 सालों में हुआ है, तो ये भी मेंशन कर सकते हैं। फिर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, ये भी हमारा बढ़ता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे आईएनएस विक्रांत का मेंशन कर सकते हो कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया हम लोग। फिर डिफेंस प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है 1.27 लाख करोड़ का, विथ एक्सपोर्ट्स टू ओवर 90 कंट्रीज। फिर एक हम लोग बीपीएससी में ये मेंशन कर सकते हैं कि मेड इन बिहार बूट, मतलब जो शू होता है आर्मी लोग का, ये आर्म्ड फोर्सेस का, तो मेड इन बिहार बूट्स आर नाउ पार्ट ऑफ द रशियन आर्म्स आर्मीज इक्विपमेंट। फिर ग्लोबल एक्सपोर्ट ग्रोथ, तो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ा है। जैसे ये डेटा है $437.06 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ये मेंशन कर सकते हो कि 8 लाख जॉब क्रिएट हुआ है पीएलआई स्कीम में। फिर अदर अचीवमेंट्स में ये मेंशन कर सकते हैं हम कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज हम लोग रिकॉर्ड टाइम पे किए, वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन हम लोग रिकॉर्ड टाइम पे किए और सबको वैक्सीन दे भी पाए। लाइफ सेविंग वैक्सीन, एक तो हम लोग
खुद का कंट्री का तो किया ही, साथ में बहुत सारे डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी हेल्प किया, इवन डेवलप्ड कंट्रीज को भी हेल्प किए हैं। फिर वंदे भारत ट्रेन के बारे में मेंशन कर सकते हो। अब इसमें डेटा 112 वंदे भारत ट्रेन का है, लेकिन और भी ट्रेन ऐड हुआ है अभी। फिर ये कश्मीर विलो बैट्स का मेंशन कर सकते हैं कि ग्लोबल फेवरेट है। फिर अमूल एक्सपैंड किया है, मतलब यूएस में ये डेयरी प्रोडक्ट ये लॉन्च किया है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा जो है 14.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट किया है। फिर इंडिया प्रोड्यूसेस एंड टॉय इंडस्ट्री जो हो गया, ये डेटा यहाँ पे मिल गया। इंडिया प्रोड्यूसेस एन इम्प्रेसिव 400 मिलियन टॉयज एनुअली विथ 10 न्यू टॉयज बीइंग क्रिएटेड एवरी सेकंड। फिर देख लेते हैं क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस ऑफ मेक इन इंडिया। तो इसमें क्रिटिसिज्म यही है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है जीडीपी में अभी भी ज़्यादा बढ़ा नहीं है, ये मतलब उतना ही है जितना पहले 10 साल में था। फिर इवन ऑन द एम्प्लॉयमेंट फ्रंट जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है ज़्यादा जॉब क्रिएट कर नहीं पाया है अभी भी। फिर शेयर ऑफ वैल्यू एडिशन, तो यही है कि देखो डेटा भी है कि 15.9% है 2023-24 में, ये 16.7% था जीडीपी का 2013-14 में, तो बढ़ा नहीं है, थोड़ा सा कम ही गया। इवन इन टर्म्स ऑफ एफडीआई, नेट एफडीआई इन्फ्लोज जो है वो 1.5% था ऑफ जीडीपी इन 2013-14, लेकिन अभी हो चुका है 0.8%। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ स्टील अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट इज क्लेम्ड ऑन पेपर, मतलब बताया जा रहा है कि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब कोई स्टार्टअप सेटअप करता है, कोई बहुत सारा पॉडकास्ट ऐसा देखते होंगे तो स्टार्टअप वाले बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम आया, तो रियलिटी से थोड़ा मतलब जो क्लेम किया जा रहा है ऑन पेपर उससे थोड़ा रियलिटी से हम लोग दूर हैं। ठीक है, हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन और हाई हैंडेडनेस इज डीलिंग विथ टैक्स लिटिगेशन केसेस, तो वही टैक्स लिटिगेशन मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसमें भी। फिर स्कैरसिटी ऑफ अ स्किल्ड वर्कर्स इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट हम लोग नहीं कर पाए हैं, तो स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं तो जॉब्स उतना मतलब एक तो जॉब्स नहीं है, ऊपर से हमारे पास स्किल भी नहीं है, तो दोनों प्रॉब्लम है। तो इसके कारण क्या होता है कि इंडस्ट्री नहीं आती है, स्किल्ड वर्कर जहाँ पे रहेगा वहीं पे इंडस्ट्री भी सेटअप हो गई। जैसे जैसे चाइना +1 स्ट्रेटजी जो आया था कोविड-19 के बाद, तो कोविड-19 के बाद बहुत सारी कंपनी चाइना +1 स्ट्रेटजी पे जा रही थी, तो इंडिया भी एक्सप्लोर कर रही थी एज अ ऑप्शन। लेकिन क्या हुआ कि इंडिया में स्किल्ड वर्कर्स उतने हैं नहीं जो कंपनीज को चाहिए थे, तो उसके कारण भी क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज वियतनाम में शिफ्ट कर गई, बांग्लादेश में शिफ्ट कर गई फॉर लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट का ये सब कम है। फिर कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि मेक इन इंडिया सेकेंड डेकेड में इंटर कर चुका है, और फिर मतलब बैलेंस कर दो, और क्या पॉजिटिव्स थोड़ा बताओ और फिर कुछ नेगेटिव बताओ, मतलब चैलेंज फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन दो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जो भी, इट स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू इंडियाज डिटर्मिनेशन टू रीसेप इट्स मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप एंड इनहेंस इट्स ग्लोबल स्टैंडिंग। फिर पीएम गति शक्ति का मेंशन करो, पीएलआई, मतलब शॉर्ट इन कंक्लूजन होना चाहिए, ये तो बड़ा थोड़ा कंक्लूजन है, तो ब्रीफ में आप कर देना यहाँ पे, तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्वाड समिट 2024 देख लेते हैं। तो क्वाड समिट 2024 यूएसए में हुआ था, और इसका आउटकम था एक क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन साइन हुआ था। तो ये मेंशन करना जरूरी है, क्या क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन साइन हुआ। जब भी समिट होता है ना तो एक डिक्लेरेशन साइन होता है। ठीक है, तो क्वाड समिट 2024 का ये डिक्लेरेशन है, क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। फिर दूसरा इनिशिएटिव था क्वाड कैंसर मून शॉट। क्वाड कैंसर मून शॉट में ये किया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी कैंसर का बर्डन बढ़ता जा रहा है तो उसको कम करना है, रिड्यूस करना है कैंसर के बर्डन को, मतलब कैंसर पेशेंट से सब ज़्यादा नहीं हो, ये सब कम करना है। फिर कोविड-19 का कोलैबोरेशन करना था। कोविड-19 तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन जो भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स सब जो है ये सब मतलब लेवरेजेस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, साइंटिफिक एक्सपर्टीज, कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स। ठीक है, फिर इनिशियली के सर्वाइकल कैंसर को ये टारगेट करेगा। सर्वाइकल कैंसर जो है एचपीवी वायरस से होता है। ठीक है, वुमेन को होता है ये, और प्रिवेंटेबल डिजीज है, हाई डेथ टोल है, तो इसको का प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसको सबसे पहला इसी को टारगेट किया जाए, इसको प्रिवेंट वायरस से होता है। ठीक है, फिर दूसरा इनिशिएटिव है मैरी टाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक। तो मैत्री इनिशिएटिव इसको शॉर्ट में बोलते हैं, मैत्री इनिशिएटिव टू हेल्प रीजनल पार्टनर्स इफेक्टिवली यूटिलाइज टूल्स फॉर द इंडो पैसिफिक मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक में क्या क्या चैलेंजेस है मैरी टाइम को लेके, मतलब जो भी पायरेसी ये सब होता है, फिर और भी जो भी चैलेंजेस है सी हाई सीज में, ये सब को लेकर, तो उसको डिस्कस करना है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड अदर क्वाड इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो आईपीएमडीए ये क्या है, कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है एम्ड एट इम्प्रूविंग मैरीटाइम अवेयरनेस भी होना चाहिए, और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन अनाउंस्ड बाय द क्वाड ग्रुप इन मई 2022। तो मैरीटाइम सेफ्टी को है लेके है, द प्रोग्राम एम्स टू इनहेंस मॉनिटरिंग, पहले तो मॉनिटर करेंगे, फिर सिक्योरिटी इंश्योर करना है, लॉ इन्फोर्समेंट एंड डिटर इलीगल एक्टिविटीज इन रीजनल वाटर्स। जैसे अभी काफ़ी न्यूज़ में था
रेड सी और अरेबियन सी में हाउ दिस रिबल काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहे थे। तो ये मैरीटाइम सेफ्टी इंश्योर करना है। फिर इंडिया विल होस्ट द इनॉग्रल मैत्री वर्कशॉप इन 2025 और क्वाड फिर लॉन्च करेगा मैरीटाइम लीगल डायलॉग, तो जो भी लीगल एस्पेक्ट है उस पर बातचीत होगा। और फिर रूल बेस्ड ऑर्डर, मैरीटाइम ऑर्डर एक सेट किया जाएगा इंडो पैसिफिक में, और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जाएगा फिर, और डेटा कलेक्ट किया जाएगा टू इनहांस IPMDA कैपेबिलिटीज ओवर द नेक्स्ट ईयर। IPMDA यही इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। फिर आगे इनिशिएटिव क्या क्या है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन टू बी हेल्ड इन 2025। तो ये क्वाड एट सी शिप मतलब इसमें भी वही है कि मैरीटाइम सेफ्टी बढ़ाना है, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है, और इसमें कंट्रीज US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन कोस्ट गार्ड ये सब पार्टिसिपेट करेगी टू इनहांस द मैरीटाइम सेफ्टी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये आपको मेंशन करना, क्वाड एट सी डीप ऑब्जर्वेशन मिशन टू बी हेल्ड इन 2025। फिर क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क लॉन्च। तो अभी बताए थे कि 13 to 14% लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है हमारे, और 13 to 14% ऑफ GDP, ठीक है, तो इंडिया का है। तो मैरीटाइम सेक्टर में भी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो क्वाड को मैरीटाइम सेक्टर, फिर एयरपोर्ट्स में जो टर्न अराउंड टाइम है, मतलब लोडिंग और अनलोडिंग का जो टाइम होता है वो कम हो। फिर पोर्ट्स में तो हम लोग को काफ़ी टाइम लग जाता है, लोडिंग और अनलोडिंग, और फिर शिप को फिर से भेजना, तो ये सब में बहुत टाइम लगता है, तो उसको कम करना है हमको। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क लॉन्च, ठीक है। तो द लीडर्स लॉन्च्ड द क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट टू शेयर एयरलिफ्ट कैपेसिटी and leverage their collective logistics strength. This will enable faster and more efficient civilian responses to natural disasters across the Indo-Pacific region. तो natural disaster से भी डील करने में हमको हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसमें भी तो वही इशू आता है कि कोई भी डिजास्टर आता है तो पूरा लॉजिस्टिक्स ठप हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, कम्युनिकेशन कोलैप्स हो जाता है। तो उसके रेजिलियंट रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। फिर क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप लॉन्च्ड। दिस पार्टनरशिप विल हार्नेस द क्वाड कलेक्टिव एक्सपर्टीज टू सपोर्ट सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंटिजेंसी नेटवर्क बनाया जा रहा है, मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन। तो सेमीकंडक्टर का सप्लाई कम ना हो किसी, मतलब वर्ल्ड में जैसे क्या हुआ था कोविड-19 के टाइम, आप देखे होगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो उसका कारण क्या था, बहुत सारे न्यूज़ में आप पढ़े होंगे कि आर्टिकल्स में पढ़े होंगे कि उस समय क्या हो रहा था कि सेमीकंडक्टर चिप्स का सप्लाई कम हो गया था, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, लैपटॉप, ये सब का काफ़ी रेट बढ़ गया था उस टाइम, ठीक है। फिर अदर अनाउंसमेंट क्या क्या किया गया है, तो कलेक्टिव क्वाड एफर्ट टू बूस्ट एनर्जी इफिशिएंसी इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई इफिशिएंसी अफोर्डेबल कूलिंग सिस्टम, ठीक है। कूलिंग सिस्टम में जानते हो कि काफ़ी एनर्जी खर्च होता है, ठीक है। तो एनर्जी इफिशिएंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो अच्छा रहेगा। फिर इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल फॉर मॉरिशस टू सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन साइंस फॉर स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ये सब होता है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए और पहले से हमको इंफॉर्मेशन पास करने के लिए इंडो पैसिफिक में ये सब किया जा रहा है। तो स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल। फिर न्यू सब कैटेगरी अंडर द क्वाड स्टीम फेलोशिप, ठीक है। स्टेम फेलोशिप इंडिया अनाउंस किया है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन के, अगर वो परस्यू करना चाहते हैं 4 ईयर बैचलर लेवल इंजीनियरिंग प्रोग्राम एट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको फेलोशिप देगी, ये सब करेगी। फिर क्वाड लीडर्स 2025 जो समिट होगा वो इंडिया में होगा। और फिर क्वाड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्वाड जो है ग्रुपिंग है 4 डेमोक्रेसीज का, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US एंड जापान, ठीक है। और इसको लॉन्ग फॉर्म में बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोला जाता है। फिर एम क्या है ग्रुपिंग का, टू इंश्योर फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ इन द इंडो पैसिफिक। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कॉम्बैटिंग द कोविड-19 क्राइसिस, उस समय कोविड-19 था तो इसलिए रखा गया था। फिर एड्रेसिंग द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रीजन, बूस्टिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। फिर इवोल्यूशन ऑफ क्वाड देख लेते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ क्वाड ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जो इंडियन ओशन सुनामी आया था 2004 में, ठीक है, उसके बाद एक नीड फेल्ट हुआ कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें कंट्रीज जितने भी मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वो एक साथ आए और सपोर्ट करे, एटलीस्ट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करे। तो उस समय दिक्कत बहुत ज़्यादा हुआ था, 2004 का जो सुनामी आया था वो सडन था और कोई तैयार नहीं था इसके लिए, ठीक है। तो इसके कारण ये फिर चारों कंट्रीज ने एक साथ आया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, क्रिएटेड एन इनफॉर्मल अलायंस। तो उस समय इनफॉर्मल अलायंस बना था टू कोलैबोरेट ऑन डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स। फिर क्वाड को फॉर्मलाइज कब किया गया, तो क्वाड को फॉर्मलाइज 2007 में किया गया, और इनका जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे, उनका आइडिया ये था
कि क्वाड बनाया जाए, फॉर्मलाइज किया जाए फिर। लेकिन जो इंडिया जो है उस समय रेजिस्टिव था, क्योंकि इंडिया सोच रहा था कि चाइना कैसे रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि चाइना हो सकता है कि इंडिया देख रहा था कि चाइना हो सकता है कि इसको एंटी चाइना ग्रुपिंग की तरह देखे, और इंडिया उस समय प्रिपेयर्ड भी नहीं था कि इंडिया चाइना को रिस्पॉन्स दे उस समय, और इंडिया चाहता भी नहीं था कि कुछ वैसा हो, इशू हो चाइना के साथ। ड्यू टू चाइनीज रेसिस्टेंट और रिलक्टेंस सोन बाय इंडिया, इट कुड नॉट मूव अहेड। फिर मार्च 2021 आता है और फर्स्ट एवर समिट होता है क्वाड लीडर्स का, वो भी वर्चुअली, ठीक है। और फिर इन मेंबर्स मिलते हैं कब, इन पर्सन मिलते हैं सितंबर 2021 में यूएसए में। ये होता है क्वाड समिट, ठीक है। और फिर नेवल एक्सरसाइज 2020 में पहली बार क्वाड लीडर्स का नेवल एक्सरसाइज होता है। मालाबार एक्सरसाइज जो होता है, मालाबार एक्सरसाइज इंडिया यूएस के साथ होता था, फिर इसमें ऐड होता है जापान, ठीक है। और 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम एक तरह से क्वाड का जो नेवल एक्सरसाइज होता है वो 2020 में होता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, और फिर जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा वो टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।